Hello everyone. Today we'll be covering the first chapter of political science in a super fast marathon speed, covering all the important points which will come in your exam, be it your school exams or your board exams, all the important questions, all the important pointers, whether there's something to understand. It will all be covered in under 30 minutes as per our first promise. So let's start with the chapter. The chapter is power sharing. Now, even within one type of government, let's say the Bharatiya Janata Party, we still have three different organs, right? We have the legislature, we have the executive, and the judiciary. Now, these organs help in controlling different segments of decision making. For example, अगर मुझे कोई लॉ बनाना है, so वो लॉ कौन बनाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी. उस लॉ को एग्जीक्यूट कौन कराएगा, उसे लागू कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगी. और अगर वो लॉ कोई ब्रेक करता है तो उसको कैसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो कौन डिसाइड करेगा? जुडिशरी करेगी. सो किसी भी पावर का ठीक से यूज होने के लिए उसको शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज इफ वी गिव वन ऑर्गन मोर पावर देन द अदर, देन इट विल कॉज मेजर डिसरप्शन in the whole segment, in the whole setting of our society. Alright, now let's move forward to our actual chapter. Now, in the starting part, we'll read two case studies about Belgium and Sri Lanka. So, Belgium has a very complex ethnic composition. 59% of the people speak Dutch and live in the Flemish region. 40% live in the Wallonian region and speak French. Remaining 1% of the Belgians speak German. Alright, so 80% of the people speak French while only 20% are Dutch speaking in the city of Brussels. So यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पूरी कंट्री में तो ज़्यादा लोग कौन हैं जो डच बोलते हैं और फ्रेंच बोलने वाले कम लोग हैं. लेकिन कैपिटल ऑफ द कंट्री में जो कि ब्रसल्स है, वहाँ पे ज़्यादा लोग वो वाले हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं और कम लोग वो वाले हैं जो कि डच बोलते हैं. तो यहाँ पे नंबर 1 ऐसे डिसबैलेंस हो गया. अब दूसरा डिसबैलेंस क्या हो गया? द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल. ये हमने आगे पढ़ लिया. अभी थोड़ी देर पहले हमने बस यही कवर किया था. जो कैपिटल है ब्रसल्स, उसमें ज़्यादा फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं और कम डच बोलने वाले लोग रहते हैं. बल्कि जो पूरी कंट्री है उसके अंदर ज़्यादा फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा डच बोलने वाले लोग रहते हैं और कम फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं. तो ये एक डिलेमा सा हो गया था. फर्दरमोर, पैसे मतलब मॉनेटरी ज़्यादा फंड्स किसके पास है? फ्रेंच बोलने वाले लोगों के पास. ठीक है, तो इससे तो डच बोलने वाले लोग थे, इनको बड़ा बुरा लगता था कि भाई हम मेजॉरिटी है, ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है, फिर भी ज़्यादा अच्छे एमिनिटीज़ इनके पास है, ज़्यादा पैसे इनके पास है. तो इसकी वजह से डच बोलने वाले लोगों में और फ्रेंच बोलने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती थी. हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री ऑफ बेल्जियम. ऑलराइट, नाउ एक ऐसी सिमिलर स्टेट है श्रीलंका के अंदर. श्रीलंका में सबसे ज़्यादा मेजर लोग हैं सिन्हाला बोलने वाले 74% एंड तमिल बोलने वाले विच आर 18%. तमिल बोलने वाले में भी ज़्यादा सब डिविजन्स है. वो वाले लोग जो इंडियन प्लांटर्स थे वहाँ जाके सेटल हो गए, वो लोग जो वहीं पर रहते थे. इन लोगों की सिन्हालीस वाली तमिल और इंडियन तमिल में थोड़ी डिफरेंस होती है. इवन देयर एक्सेंट, इफ़ यू हियर टू पीपल स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश ले लें, है ना. हम जैसे इंडिया में अगर इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है. यूएसए में बोलेंगे तो वहाँ थोड़ा डिफरेंट होगा, यूके में बोलेंगे तो वहाँ थोड़ा डिफरेंट होगा. तो वैसे ही एक थे इंडियन तमिल स्पीकर्स और एक थे श्रीलंकन तमिल स्पीकर्स. ऑलराइट, नाउ अब हम देखते हैं कि इन दो कंट्रीज में जहाँ ऐसा अलग अलग डिलेमा था फॉर देयर एथनिक एंड कल्चरल ग्रुप्स, उन्होंने कैसे कैसे अपने अपने कंट्रीज़ को संभाला. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रीलंका का. श्रीलंका में क्या है? मेजॉरिटेरियनिज्म. मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब कि जो सबसे ज़्यादा नंबर में है उसी का रूल चलेगा. अब इन्होंने इसको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या किया? इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. मतलब 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसके हिसाब से सिर्फ एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज है विच इज सिन्हाला. जो सिन्हालीज बोलते हैं वो वहाँ के असली वाले लोग हैं,
ठीक है, तो उन्होंने उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी और जो तमिल बोलते हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. बुद्धिज्म को उन्होंने अपना ऑफिशियल रिलीजन बना लिया कि हम बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेंगे, हम बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बनाएंगे और हम इसको प्रोटेक्ट मतलब फॉस्टर प्रोटेक्ट दोनों करेंगे, हम प्रमोट करेंगे, एक तरीके से हम एक रिलीजन को प्रमोट करेंगे, हम सेक्युलर नहीं रहेंगे। ठीक है, सो इन दो डिसीजंस की वजह से जो तमिल स्पीकर्स थे उनको लग रहा था कि वो अपनी ही कंट्री में बिछड़ गए। नाउ दिस इज क्वाइट कॉमन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सिख और इफ़ यू आर अ क्रिश्चियन एंड कल को इंडिया में हो गया कि हिंदुइज्म इज आवर ऑफिशियल रिलीजन, है ना, हम इसको फॉस्टर प्रोटेक्ट करेंगे, देन यू विल क्वाइट नेचुरली फील लेफ्ट आउट। तो वैसे ही जो तमिल स्पीकर्स थे या फिर जो दूसरे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग थे उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि उनकी कंट्री में उनके साथ ऐसा हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ज़्यादातर जो 74% है वो तमिल स्पीकर्स है, तो खाली उनको खुश रखने के लिए हम ऐसे कर रहे थे, उनकी गवर्नमेंट ऐसी कर रही थी। ऑलराइट, नाउ हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam in northern and eastern parts of Sri Lanka. So, 1980 में क्या हुआ, जो ये वाले लोग थे जो तमिल स्पीकर्स थे उनको ऐसा लग रहा था कि इस कंट्री में तो सिर्फ संथाली चल रही है, यहाँ पे सिर्फ संथाला लोगों की चल रही है, तो हम अपनी एक दूसरी कंट्री बना लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आई जिन्होंने बोला कि हम आपकी कंट्री से अपना स्टेट डिफरेंट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, हमें यहाँ का पार्ट रहना ही नहीं है। फिर जब उन्होंने ये बात नहीं मानी तो सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर की वजह से जितने भी मेडिकल और एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस थी वो सब पिछड़ गई, क्योंकि लोगों ने तोड़ फोड़ मचा ली, लोगों ने ऑफिस बंद कर दिए, धरने देने शुरू कर दिए, तो इसकी वजह से कंट्री ने जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की थी वो सारी पिछड़ गई। नाउ ओवर हियर आई लाइक टू गिव यू अ प्रो टिप। द प्रो टिप इज, अभी अभी हमने बहुत सुना है इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में इन श्रीलंका। ये इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे हुआ? This economic crisis rose due to the hurry of the government in turning the whole farming organization into an organic one, which means they banned the use of chemical pesticides and fertilizers and converted the whole thing into just organic matter. उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी yield थोड़ी कम हो गई और उसकी वजह से उनके फूड ग्रेन में बहुत ज़्यादा स्कैसिटी हो गई। इसकी वजह से महंगाई बढ़ गई और इकोनॉमिक क्राइसिस का शुरुआत हुआ। फिर इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से अब उस कंट्री की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि आधी कंट्री के सारे पोर्ट्स चाइना के नीचे हो गए हैं और जो एक आध पोर्ट बचे हैं उनको ये एजुकेशनल या ट्रांसपोर्टेशनल हब में चेंज करने का सोच रहे हैं। दिस वॉज माई प्रो टिप विच विल मेक यू साउंड रियली स्मार्ट इफ़ यू टेल इट टू समवन एल्स और इफ़ यू टेल इट टू योर टीचर और इन अ क्लास डिस्कशन टू लुक एक्स्ट्रा स्मार्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं कि बेल्जियम में क्या हुआ। बेल्जियम का जो सिस्टम है वो टुकड़ों टुकड़ों में हमारी एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। लेट्स रीड ऑल द पॉइंट्स फर्स्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज Constitution prescribes the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government. Central government कौन सी वाली है जो मेन लॉज बनाते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि फ्रेंच बोलने वाले लोग और डच बोलने वाले लोग एकदम इक्वल होने चाहिए। मतलब if there are 30 representatives from the French origin, there would be 30 representatives from the Dutch origin. इससे क्या होगा, दोनों कम्युनिटीज में क्लास नहीं होगा, क्योंकि दोनों को लगेगा कि हमारे इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, हम में से कोई भी ऑप्रेस्ड नहीं है और हम में से किसी को भी प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा। The next one is many powers of the central government have been given to state governments of the two regions of the country. Now, since we know कि उनके पास स्टेट और कैपिटल वाला चक्कर था कि स्टेट में ज़्यादा लोग डच थे और कैपिटल में कम थे, स्टेट में कम लोग फ्रेंच थे और कैपिटल में ज़्यादा थे, तो इन्होंने क्या किया, जो भी उनकी स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब सपोज वहाँ पे एक स्टेट है ए और दूसरा स्टेट है बी, तो थोड़ी बहुत ऐसी पावर्स होंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओरिजिनली थी लेकिन उन्होंने वो ए और बी को दे दी। क्यों? ताकि सेंट्रल स्टेट और कैपिटल का जो पहले पछड़ा हो रहा था वो अब आगे ना हो। Third point is Brussels has a separate government in which both communities have equal representation. So, as we know, the first TIF started from the Brussels wala part,
वाई? बिकॉज वहाँ पे फ्रेंच लोग बहुत ज़्यादा थे और डच लोग बहुत कम थे. सो इन्होंने बोला कि ब्रसल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट हो जाएगी और वहाँ पे डच बोलने वाले लोग और फ्रेंच बोलने वाले लोग इन द गवर्नमेंट विल बी इक्वल इन नंबर. मतलब अगर 30 फ्रेंच वाले हैं तो 30 ही डच वाले भी होंगे, ताकि दोनों कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो. Now let's move forward. इसके बाद हमारा last point is, apart from the central and state government, there is a third kind of government. This community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव. इस पॉइंट का मतलब कि सपोज एक जर्मन बोलने वाला इंसान जो कि खाली 1% है कंट्री का, वो रहता है ब्रसल्स में, तो वो अपने हिसाब से एक कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट करेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो अब जर्मन लोगों की ही वोट करेगा. ऐसा नहीं होगा कि कोई जर्मन बोल रहा है तो किसी डच को वोट करेगा. नो, इफ दे आर जर्मन दे elect a German speaking representative who will take part in the state government, in the community government. वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, जो community government है वो देखेगी जो cultural norms है, जो उनके religious practices है, उन सबको ठीक ठाक तरह से हम हर state में अलग अलग communities की practices को हम respect करें. अगर इनमें कोई टिफ होता है तो आपस में दो communities की अलग अलग government मिलती है और वो लोग उसको resolve कर लेते हैं without any part from the central or the state government. Now, yet another important point is EU का ऑफिस. EU is European Union. उसका ऑफिस कहाँ पे है? ब्रसल्स में. Brussels has the headquarters of EU. EU is a very important organization. ये अगर आप UN के बारे में पढ़ेंगे या UNSC के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी बहुत बढ़िया नाम आएगा EU, European Union. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रसल्स में. Nice. Now let's move forward. Okay, now we have a cartoon over here. This cartoon is important because यहाँ पे आपको दिख रहा होगा circles के बीच में दो steering wheels है. In a normal car, we see that there's only one steering wheel, but over here in this cartoon, there are two steering wheels. Why? Because in the German elections, a coalition government was formed. Coalition government मतलब क्या होती है? अगर दो parties को majority seat नहीं मिल रही तो वो लोग आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और अपनी एक तीसरी कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं, मतलब इधर का भी और इधर का भी. तो इधर दो स्टीयरिंग व्हील्स क्यों है? क्योंकि अभी वाली जो गवर्नमेंट बनाई है वो तो राइवल पार्टीज की है. मतलब आप सोचो कि कांग्रेस और बीजेपी ने गठबंधन बना लिया तो क्या होगा? कांग्रेस अपनी चलाती जाएगी, बीजेपी अपनी चलाती जाएगी, और ये जो कार है, ये जो हमारी कार हमें दिख रही है, ये चल ही नहीं पाएगी क्योंकि डायरेक्शन दोनों के अलग अलग होंगे. Are you getting my point? So coalition government हमें खाली ये देख के नहीं बनाना चाहिए कि हमें majority मिल जाएगी. Coalition government should be formed with like-minded individuals, like-minded politicians, so that the whole country or the state, whatever we're talking about, should have a clear view, should have a clear vision. Alright, now let's see, why is power sharing important? Should we share power? So the first point would be, power sharing is the very spirit of democracy. Now see children, if this question comes, your opening point should be exactly this. Power sharing is the very spirit of democracy. It reduces the possibility of conflicts between social groups. Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option, but in the long run it undermines the unity of the nation. मतलब अगर हम majoritarism follow करें जैसे श्रीलंका ने किया तो उस टाइम के लिए, उस टाइम के कॉन्फ्लिक्ट को बुझाने के लिए तो इट इज़ वेरी नाइस, बट क्योंकि हम माइनॉरिटी वाले ग्रुप्स को यहाँ से प्रेस कर रहे हैं, वो लोग आगे जाके बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज हो जाएंगे और हमारी कंट्री की शांति, यूनिटी, ब्रदरहुड, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. ऑल राइट, तो यहाँ पे प्रूडेंशियल रीजंस क्या होते हैं बेटा? वो सारे कैलकुलेटेड रीजंस जो हमने सोच समझ के लिए हों फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री और ऑफ द वर्किंग ऑफ एनी प्लान. प्रूडेंशियल रीजंस आर लॉजिकल रीजंस एंड मॉरल रीजंस आर वो सब जो कि हमारी वैल्यूज़ को अपहेल्ड करते हैं, जो कि मॉरली करेक्ट होते हैं, जो हमें अच्छा इंसान बनाते हैं. ओके, नाउ ये जो है हमारे पास एक केस स्टडी है, बट इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. सो इफ यू आर रिवाइजिंग फॉर अ टेस्ट यू कैन लीव दिस विल नॉट कम. ओके, देन कम्स हमारा ये छोटू सा पार्ट इन फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग.
सो द फर्स्ट पॉइंट इज हम अलग अलग ऑर्गन्स में पावर शेयर करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा. सो अलग अलग ऑर्गन्स में कैसे करते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर द वन that makes laws, executive the one that implements laws, and judiciary the one that exercises punishment in case a civilian or a leader breaks any type of law. Okay, then comes among the government at different levels. So ये कौन सी होती है? provincial level and regional level. See, अगर हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑलराइट, अगर हमें कोई चीज़ पूरे इंडिया में लागू करवानी है तो हम किसके पास जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. और अगर हमें कोई चीज़ सिर्फ अपने स्टेट में लागू करानी है तो हम जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास. सिमिलरली अगर हमें कोई चीज़ खाली किसी कम्युनिटी में लागू करानी है तो हम जाएंगे म्यूनिसिपैलिटी के पास. ऑलराइट, तो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे हम सीनियोरिटी के हिसाब से जाते हैं, दैट इज द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. ऑलराइट, then it can be among different social groups as in जो भी हमारे सोसाइटी में अलग अलग कास्ट, क्रीड, रिलीजन के लोग रहते हैं, इन सबको अलग अलग हमें राइट्स दिए गए हैं. कुछ लोगों को ज़्यादा भी राइट्स दिए गए हैं, कुछ लोगों को कंसेशंस मिलते हैं. फॉर एग्जांपल जो भी हमारे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स, इन केस ऑफ गवर्नमेंट सीट टिकट्स. ओके, सो यहाँ पे भी पावर शेयर हो रही है बिकॉज इट्स गिवन इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे हमने एक सिमिलर एग्जाम्पल देखा था इन ब्रसल्स. In Brussels, they have the equal representation for the French and the Dutch-speaking people because वहाँ पे कैपिटल और स्टेट का अलग अलग हो गया था. ठीक है, जब हम ऐसी वाली गवर्नमेंट का फॉर्म करते हैं, दैट इज among different social groups. And the last form is among political parties, pressure groups and movements. So ये कैसे होती है? Suppose मुझे कोई गवर्नमेंट का डिसीजन अच्छा नहीं लगा, then I am a free person. I will, if I feel like it, I can organize a march for it. I can organize a campaign for it. मैं ऑनलाइन कैंपेन कर सकती हूँ, ऑफलाइन कैंपेन कर सकती हूँ. मैं अगर चाहूँ तो मैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से मिल सकती हूँ, उन्हें बोल सकती हूँ कि मुझे आपके इस डिसीजन से ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मेरी ग्रीवेंसेस को दूर करिए. सो दैट इज बिटवीन अमंग प्रेशर ग्रुप्स. प्रेशर ग्रुप्स वैसे वाले ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि आप अपना डिसीजन चेंज कर लिए. पॉलिटिकल पार्टीज जो कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के टाइम पे हमने पढ़ा था अभी जर्मनी में. एंड मूवमेंट्स टू टेक ओवर सम डिसीजन, जैसे अभी जब सेक्शन 375 हटा था तब बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स आ गए थे कि हमें ऐसा नहीं चाहिए. ऑलराइट, तो कोई भी ऐसे लोग जिनको किसी डिसीजन से प्रॉब्लम हो, दे कैन ऑल्सो गो टू द गवर्नमेंट एंड सीक एड्रेसल टू देयर ग्रीवेंसेस. एंड विद दिस आवर चैप्टर एंड्स. ये जो लास्ट के 4 पॉइंट्स है, अगर आपका कल एग्जाम है तो आप इसको अच्छे से रट के जाइए, इसमें समझने का कुछ नहीं है. दिस इज ऑन पेज नंबर 10 लेट्स रिवाइज वाले में. इसमें से आपके अगर MCQs आ रहे हैं एग्जाम में या फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है तो इसमें से आ सकता है. Alright, with this I am ending the video. If you like the video, please subscribe to my channel. If you don't like the video, please tell me what I can do to improve, and do like and share please. That's it. Also, if you want questions related to this or related to any other exam, do let me know. You can mail me at jargoncargo@gmail.com. You can leave a comment, or you could go to the link at the description and tell me whatever it is that you need. Alright, bye bye, have a great day and happy studying.